तीसरे बिंदु यानी वर्षा जल संचयन की, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। आप पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, हम चर्चा कर चुके हैं कि इस क्षेत्र में संदीप पांडे का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इससे क्या होगा, यदि हम वर्षा की बूंद जहाँ गिरती है, यदि वहीं उस वर्षा जल को हम रोक ले, उसे भूमि के अंदर ऐसा करें कि वो भूमि के अंदर चली जाए, उसके सतही प्रवाह को, सरफेस रन ऑफ को हम बिल्कुल ही समाप्त कर दें या कम से कम कर दें, तो क्या होगा, मृदा का अपरदन अपने आप रुक जाएगा। इसका दो होगा फायदा, एक तो मृदा का अपरदन रुकेगा और दूसरा जो भूमि में नमी की कमी होती है, जिसके चलते हमें बार बार खेतों को सींचना पड़ता है, वो नमी की कमी की समस्या का भी हम यहाँ पर सॉल्यूशन, समाधान निकाल पाएंगे यदि हम वर्षा जल को खेतों में ही जमा करके रख लें। ठीक है, समझ गए? आपके स्क्रीन पर अभी एक तस्वीर है और इसमें बड़े ही स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार घर के जल को, जो वर्षा का जल घर के छतों पर गिर रहा है, उसे एक जगह जमा किया जा रहा है, संचित किया जा रहा है। ये दूसरी तस्वीर अभी आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक छोटा सा घर, उसमें भी देखिए वर्षा जल के संचयन का कितना सुंदर उपाय किया गया है। अब आते हैं अगले उपाय पर। अगला उपाय है आधुनिक सिंचाई पद्धति। बच्चों, हम जानते हैं कि हमारे देश में वर्षा मौसमी है। हम कितना भी कोशिश करें, सिंचाई को एकदम से हम अपने कृषि पद्धति से हटा नहीं सकते हैं, लेकिन हमारी जो अभी की सिंचाई पद्धति है उसके कारण हम किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उसमें जलाक्रांतता, वाटर लॉगिंग है, उसमें लवणता की मात्रा का बढ़ना है, उसमें क्षारीयता की मात्रा का बढ़ना है। तो इसको नियंत्रित करने के लिए हम यदि आधुनिक सिंचाई पद्धति का इस्तेमाल करें, जिसमें कि आप यदि किताब में पढ़ेंगे तो देखेंगे लिखा हुआ है उसमें ड्रिप इरिगेशन या उसमें लिखा हुआ है स्प्रिंकलर, तो यदि इन पद्धतियों का हम इस्तेमाल करें, इन तरीकों का हम इस्तेमाल करें, तो उससे क्या होगा, एक तो हमारी जो कृषि में जल की आवश्यकता है वो कम होगी और दूसरे सिंचाई से के जो दुष्परिणाम है वो भी हम नियंत्रित कर पाएंगे। अभी आपके स्क्रीन पर जो तस्वीर में है उसमें आप ड्रिप इरिगेशन पद्धति को भली प्रकार समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं फसलें जो हैं वो क्यारियों में लगाई हुई हैं और उनके बीच आपको पाइप नज़र आ रहा होगा। ये पाइप छिद्रयुक्त पाइप होता है जिससे बूंद बूंद करके पानी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचता है। आप देख पा रहे हैं खेत का बाकी हिस्सा सूखा है, परंतु जहां पौधे लगे हैं वहां पर नमी आपको साफ दिख रही है। आपके स्क्रीन पर ये दूसरी तस्वीर, जिसमें आप स्प्रिंकलर्स की मदद से एक किसान को सिंचाई करते हुए देख पा रहे हैं, किस प्रकार फव्वारे के रूप में ये जल पौधों तक पहुंचाया जा रहा है। ये भी काफ़ी एफिशिएंट तरीका है खेतों को सिंचाई करने का। अगला जो उपाय हम कर सकते हैं भू संरक्षण के लिए वह है पट्टिका कृषि। पट्टिका नाम से ही लग रहा है आपको कि कुछ पट्टी के जैसी यहाँ बात हो रही है, तो ये पट्टी, सही बात है, बिल्कुल हम पट्टी के रूप में ही यदि खेती करें। अभी हम क्या करते हैं, हमारे खेतों का आकार या तो आयत के रूप में होता है या वर्ग के रूप में होता है और सबका अपना अपना खेत होता है, अपनी अपनी फसल लगाते हैं। लेकिन यदि हम उस प्रदेश में रहते हैं जहाँ शुष्कता अधिक हो, जहाँ वर्षा कम होती हो, तो वहाँ पर स्वाभाविक रूप से पवन का वेग जो है वो ज़्यादा तीव्र होता है, पवन की अपरदन शक्ति बहुत तीव्र होती है और वैसे क्षेत्रों में क्या होगा, मृदा का अपरदन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यदि हम वैसे क्षेत्रों में पट्टिका कृषि करें, यानी हम जैसे रिबन होता है ना, उस तरह से हम एक पट्टी में एक प्रकार की फसल लगाए और उससे लगते लगते दूसरे पट्टी में दूसरे प्रकार की फसल लगाए, तो इससे क्या होगा, पवन के वेग को भी नियंत्रित किया जा सकता है और मृदा के अपरदन को भी प्रभावी तरीके से रोक पाएंगे। अभी आपके स्क्रीन पर
ये एक फोटो है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार दो अलग अलग किस्म की फसलें पट्टी के रूप में लगाई गई हैं। तो इस प्रकार यदि हम कृषि करें तो यह काफ़ी कारगर होगा भू अपरदन को रोकने में। अब आते हैं अगले बिंदु पर, जो है जैविक उर्वरक यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। बच्चों, हमारे देश में ये बहुत ही पुराने समय से परंपरा रही है कि हम जो पशु पालते हैं उसका गोबर, उसका मूत्र अपने खेतों में ले जा कर के डाल देते हैं। ये क्या होता है? ये बहुत ही उपजाऊ जैविक उर्वरक का काम करता है, जो बगैर किसी साइड इफेक्ट के, उस पर कोई उसका दुष्परिणाम नहीं होता और वह हमारे खेतों की उर्वरा शक्ति को दिन प्रतिदिन मजबूती प्रदान करता है। तो हम जिस तरह से भागने लगे थे रासायनिक उर्वरकों के पीछे, और जब हमें उसका दुष्परिणाम नज़र आने लगा तो हम अब ये ज़रूरत महसूस कर रहे हैं कि हमें वापस जैविक उर्वरकों का इस्तेमाल बढ़ाना होगा अपने खेतों में,